नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर ये शो हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हर एक सवाल और जवाब आप तक पहुंच पाए और साथ ही आपके सूबे, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिले। साथ ही आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली हैं, इस शो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज देश भर के मुख्यमंत्रियों की क्या क्या गतिविधियां रही हैं, जनता और प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए हैं, इसका सीधा सरोकार आपसे है। आज तमाम मुख्यमंत्रियों के बारे में आज हम बात करेंगे और सबसे पहले लेकिन आज शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान में 75वें अमृत महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री स्वामी नारायण के नाम स्मरण से ही एक नव चेतना का संचार होता है। आज संतों के सानिध्य में श्री स्वामी नारायण का नाम स्मरण एक अलग ही सौभाग्य का अवसर प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस संस्थान का भविष्य और भी यशस्वी होगा। प्रधानमंत्री ने राजकोट गुरुकुल के 75 सालों की इस यात्रा के लिए उनको बधाई दी है और कहा कि इस संस्थान का भविष्य और भी यशस्वी और सेवा क्षेत्र में इसका योगदान अप्रतिम होगा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामुदायिक सेवा के अन्य पहलुओं जैसे क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहा है। भगवान श्री स्वामीनारायण, उनके नाम स्मरण से ही एक नव चेतना का संचार होता है। और आज आप सब संतों के सानिध्य में स्वामीनारायण का नाम स्मरण एक अलग ही सौभाग्य का अवसर है। मुझे विश्वास है इस ऐतिहासिक संस्थान का आने वाला भविष्य और भी यशस्वी होगा। इसके योगदान और भी अप्रतिम होंगे। साथियों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट की यात्रा के 75 वर्ष ऐसे कालखंड में पूरे हो रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। ये सुखद संयोग तो है ही, सुखद सुयोग भी है। एक राष्ट्र के रूप में भारत की, आजाद भारत की जीवन यात्रा ऐसे सुयोगों से ही और हजारों साल की हमारी महान परंपरा भी ऐसे ही सुयोगों से ही गतिमान रही है। ये सुयोग है कर्मठता और कर्तव्य के सुयोग। ये सुयोग है संस्कृति और समर्पण के सुयोग। ये सुयोग है अध्यात्म और आधुनिकता के सुयोग। जब देश आजाद हुआ तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भारत के प्राचीन वैभव और हमारा महान गौरव को पुनर्जीवित करें। लेकिन गुलामी की मानसिकता के दबाव में सरकारें उस दिशा में बढ़ी नहीं और कुछ बातों में तो उल्टे पैर चली। और इन परिस्थितियों में एक बार फिर हमारे संतों ने, आचार्यों ने देश के प्रति इस कर्तव्य को निभाने का बीड़ा उठाया। स्वामीनारायण गुरुकुल इसी सुयोग का एक जीवंत उदाहरण है।
और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो कि राजधानी देहरादून में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी के अलावा समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने आभार जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यहाँ मौजूद होना हमारे युवा छात्रों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देगी। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में देश को मजबूत बनाने के लिए राजनाथ सिंह के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम किए जा रहे हैं। आज के समय में अगर दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाता है तो हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जब भी शिक्षा के मंदिर में आते हैं तो हमेशा उन्हें एक नई ऊर्जा और शक्ति मिलती है। मुख्यमंत्री धामी ने खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि बीते 30 सालों से स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अपने संस्थापक स्वामी राम जी के विचारों पर अग्रसर है। राज्य में ही नहीं बल्कि देश भर में एक आदर्श संस्थान के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश दूसरे क्षेत्रों के साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में एक महाशक्ति के तौर पर उभरा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को, चूंकि उनके सानिध्य में रहकर हम लोगों ने उनसे अपने जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत प्रकार का मार्गदर्शन, बहुत प्रकार का बातें, बहुत प्रकार की शिक्षा उनसे प्राप्त की। मैं प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हम अजात शत्रु कह सकते हैं, जो अजात शत्रु के रूप से जाने जाते हैं। और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं बल्कि देश के समस्त राजनीतिक दलों में उनकी जो स्वीकार्यता है, जो उनको माना जाता है, उनकी स्वीकार्यता के नाते उनकी हर बात को बहुत गंभीरता से आगे बढ़ाया जाता है। आज हम सबके बीच में है। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा के आप सब लोग उनका स्वागत करें। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सभी को, विशेष रूप से यहां उपस्थित हमारे युवा विद्यार्थियों को एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नव चेतना प्रदान करेगा। आदरणीय रक्षा मंत्री जी, देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके नेतृत्व में जो अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, वो भूतो न भविष्यति। आप देख रहे होंगे, हम सब लोग सैनिक परिवेश में रहने वाले प्रदेश के लोग हैं। पहले के समय में किस प्रकार की स्थितियां होती थी। आज अगर कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाता है तो हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती है, चाहे वो गलवान हो, चाहे तवांग हो, चाहे पुलवामा हो। हर क्षेत्र में आज दुश्मन को उसके घर में जाकर मारने का काम हमारी सेना आपके नेतृत्व में और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। कि जब भी मैं इस विद्या के मंदिर में आता हूं, हमेशा एक नया उत्साह, नई ऊर्जा और नई शक्ति यहां से प्राप्त होती है। शायद यह सब परम श्रद्धेय स्वामी राम जी की सूक्ष्म ऊर्जा का प्रताप होगा, जिसके बारे में हमारे विजय भाई ने यहां से बहुत विस्तार से जिसकी व्याख्या की है। परम श्रद्धेय स्वामी राम जी की दिव्य प्रेरणा से अलंकृत यह ज्ञान का मंदिर उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने में अग्रणी है। इसके साथ साथ जहां शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अलावा हमारे पड़ोसी देश हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, यहाँ एक शिक्षित व स्वस्थ समाज के निर्माण को के अपने उद्देश्य को सार्थक करने हेतु स्वामी राम जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज को समर्पित किया था। कहा कि प्रदेश सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब योजनाएं उन लोगों के लिए चालू हो रही है जिन्हें योजनाओं की जरूरत है। देखिए, विकास की जो अवधारणा है वो विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है 2014 से,
उसका लगातार प्रयास है कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि आज देश के अंदर जो विकास आधारित जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को अगर हम ठीक से देखेंगे तो पहले के समय में और आज के समय में एक बड़ा अंतर दिखाई देगा कि अब योजनाएं उन लोगों के लिए चालू हो रही हैं जो लोग वास्तव में नीडी हैं, जिनको योजनाओं की आवश्यकता है, योजनाओं की ज़रूरत है, उनके लिए ही योजना बन रही है। अन्यथा पहले भी देश के अंदर योजनाएं चलती थी, लेकिन वो चलती थी, फिर आती थी, बढ़ती थी, होता रहता था ये काम। लेकिन इधर के दिनों में जो वास्तव में जिनको योजनाओं की आवश्यकता है, उनके लिए योजनाएं बनी हैं। चाहे हम आज स्वच्छ भारत अभियान जिसमें हर घर में शौचालय बने हैं, चाहे उज्ज्वला योजना आई है, गैस के सिलेंडर गए हैं, बेटियों के लिए योजना आई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और मैं आप सब लोगों के बीच में इसलिए बात कह रहा हूँ कि आप लोग तो इसको क्रियान्वित करने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज न जाने मुझे क्यों याद आ गया कि आप लोगों के बीच में भी इसकी चर्चा होनी चाहिए थोड़ी, कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कोई बीमार हो जाता था तो कोई भी इलाज करवाने का जरिया नहीं होता था। आयुष्मान भारत योजना जो आई है, उस योजना ने हर व्यक्ति के जीवन में 5 लाख रुपए तक का, एक तरह से मैं कहूँ कि 1 साल के अंदर सीधे सीधे इंश्योरेंस किया है कि 5 लाख तक का इलाज आपका बिना किसी शुल्क के सरकार करेगी या डिपार्टमेंट करेंगे, यह सुनिश्चित हुआ है। पहले के समय में आप देखिए कि आज मैं देख रहा हूँ कि इलाज को लेकर अब धीरे धीरे, कम से कम उत्तराखंड में तो मैं, क्योंकि सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है वो कर ही रही है। आप लोग जो है जैसे CSR से कर रहे हैं, अपने फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं, अनेकों संस्थाएं चल रही हैं और हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो योजना आई है, ये योजना ने आमूलचूल परिवर्तन किया। और जिन लोगों को हम सोचते नहीं थे, कि सोच भी नहीं सकते थे जिनके बारे में कि वो लोग अपना इलाज अच्छे अस्पताल में जाकर करवा पाएंगे, मल्टी स्पेशलिस्ट बड़ी बात है, वहाँ पर भी जाकर करवा रहे हैं। कार्ड निकाला और अपना जो है इलाज शुरू हो गया। और मैंने तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही मुझे जिम्मेदारी मिली, मैंने जब भी अस्पतालों के साथ मीटिंग करी, मैंने कहा आप अपनी परेशानी बताइए कि आपको कोई परेशानी है तो हम उस परेशानी का आपका समाधान करते हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमारा 6 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, हमको जो है जो हमने इलाज करवाया उसका पैसा हमको नहीं मिल रहा है। तो हमने तत्काल ये व्यवस्था करी कि 15 दिनों के अंदर सबका भुगतान होगा। साथ ही उत्तराखंड में अब धर्मांतरण कानून और सख्त हो जाएगा, इसके प्रावधान उत्तर प्रदेश से भी कठोर हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह की मंजूरी के बाद प्रदेश में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक साल 2022 लागू हो जाएगा, जिसके तहत अब राज्य में गैर कानूनी तरीके से किसी का भी धर्म परिवर्तन करवाने वाले शख्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक लागू होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत थी, जो कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू हो गया। देखिए, धर्मांतरण कानून चूंकि वो उत्तराखंड राज्य की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और समय समय पर जिस प्रकार की जानकारियां आई हैं, जिस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है, उनको बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरण का काम किया जा रहा था और ये बदस्तूर जारी था। उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक कड़ा कानून जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अब धर्मांतरण के मामले में कहीं भी पाया जाएगा, जो भी इस प्रकार के गलत काम करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और आज महामहिम जी ने भी उस पर अपना अनुमोदन दे दिया है, तो निश्चित रूप से अब एक कड़े कानून के रूप में उत्तराखंड में लागू हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते लोगों की चिंता बढ़ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के लोगों में डर का माहौल है। इसी बीच केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारें बैठकें कर रही हैं। कोरोना के नए BF7 वेरिएंट को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कोरोना के नए BF7 वेरिएंट को लेकर के अधिकारियों से चर्चा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है, नए वेरिएंट की भी एंट्री हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी विस्तार से बैठक कर निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने कहा कि हमने भी कोरोना को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक की है। तो एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दी है। अभी हमारा प्रदेश सुरक्षित है, लेकिन नए वेरिएंट की एंट्री हमारे देश में हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से बैठक करके निर्देश दिए हैं। आज मैंने भी कोविड को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। और इसलिए हमने तय किया है बूस्टर डोज अभी तक जिनको नहीं लगा है उनको बूस्टर डोज लगाना प्रारंभ किया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में डोज हमको मिल जाए, इसके लिए हमने पहल प्रारंभ की है। मॉक ड्रिल हम 27 दिसंबर को करेंगे, जिसमें अस्पताल में व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन, हमारे दवाइयाँ और कोविड से निपटने के लिए जितनी आवश्यक तैयारियां हैं वो सारी की सारी तैयारियां मॉक ड्रिल के माध्यम से भी हम देख लेंगे। भगवान ना करे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हमको कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए तैयारियां आवश्यक हैं। भीड़ भाड़ भरे स्थान पर सावधान रहने की ज़रूरत है, इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आदत डालने का हमको प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहें। बूस्टर डोज ज़रूर लगाएं, जिन्हें नहीं लगवाया ज़रूर लगवाएं, और बाकी सावधानी रखें। स्थिति पर हम पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं। मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखना न भूलें मिस्टर चीफ मिनिस्टर।